हेलो साथियों, नमस्कार। हिस्ट्री ई क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज के सेशन में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर द्वारा उच्च माध्यमिक परीक्षा 2022 इतिहास विषय के टॉपर विद्यार्थी की कॉपी को लेकर चर्चा करने वाले हैं। 2022 में जो बोर्ड का टॉपर विद्यार्थी रहा था, जिनको 100 में से 100 नंबर आए थे, ऐसे विद्यार्थी की कॉपी को लेकर चर्चा करने वाले हैं। इस कॉपी के माध्यम से अपन ये जानने का प्रयास करेंगे कि मेरिट में आने वाले विद्यार्थी कैसे लिखते हैं, किस प्रकार से लिखा जाए कि मेरिट में आ सके, बोर्ड में किस प्रकार से लिखने से पूरे अंक हासिल होते हैं, पूरे अंक हासिल करने के लिए किस शैली में लिखा जाए, किस प्रकार से लिखा जाए, बिंदुओं को किस प्रकार से अंकित किया जाए, इन सारे प्रश्नों को लेकर आज अपन चर्चा करने वाले हैं कि एक टॉपर विद्यार्थी ने किस प्रकार से लिखा है, जो बोर्ड का इतिहास विषय का सबसे टॉपर है। जैसा आप इसकी फ्रंट कॉपी में देख रहे हैं, जो प्रश्नवार प्राप्त अंकों की जो सारणी है, इस सारणी में आप देख रहे हैं इस विद्यार्थी को 79 नंबर आए हैं और 79 के 80 कर दिए। इस प्रकार से इसको 80 में से 80 आए और 20 नंबर का 17 अंक है। तो कुल 100 में से 100 अंक इसने हासिल किए हैं। देखिए, ये परीक्षा सोमवार को हुई थी, 11/4/2022 को। अब अपन प्रत्येक प्रश्न की बात करते हुए इनके उत्तर और लिखने के तरीक़ों की बात करते हैं। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, इतिहास का जो पेपर है वो बोर्ड के अंदर 4 खंडों में आता है। खंड ए में जो प्रश्न होते हैं वो सारे के सारे 1 नंबर के होते हैं। इसका जो पहला प्रश्न है, आप देखिए, पहला प्रश्न आया था, मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो इन्होंने लिखा है चंद्रगुप्त मौर्य था। दूसरा प्रश्न था, प्राचीन काल में मंदसौर को किस नाम से जाना जाता था? उत्तर है इनका दसपुर। तीसरा प्रश्न था, प्रभावती गुप्त किस वंश की प्रसिद्ध शासिका थी? इनका उत्तर है वाकाटक। मेरे ख्याल से प्यारे विद्यार्थियों, आपको पुनः प्रश्न लिखने की तो आवश्यकता नहीं है, लेकिन जो इन्होंने आंसर दिए हैं ये तो ऑब्जेक्टिव टाइप वाले हैं, तो आपको इसी प्रकार से करने हैं। लेकिन आगे अपन बात करते हैं कि पूरी भाषा में उत्तर को लिखा जाए। अगला प्रश्न, जो प्रश्न संख्या 4 है, वो पूछा गया था, किताब उल हिंद पुस्तक का लेखक कौन था? तो उत्तर था अल बिरूनी। 5वां प्रश्न, मगध की राजधानी थी पाटलिपुत्र। 6ठा प्रश्न, मिट्टी से बने हल के प्रतिरूप किस स्थल से प्राप्त हुए हैं? उत्तर है बनावली। आगे फिर देखिए, 7वां प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे विशिष्ट पुरावस्तु है, यानी विशिष्ट पुरावस्तु कौन सी है? तो उनकी विशिष्ट पुरावस्तु मोहर थी। 8वां प्रश्न है, 1857 की क्रांति के समय मुगल सम्राट कौन था? तो बहादुर शाह जफर था। अगला है, बंगाल में इष्टमरारी बंदोबस्त कब लागू हुआ? इसका आंसर है 1793। 1793 है, सही है। अगला है, अकबर के काल का सरकारी इतिहासकार कौन था? अबुल फजल। अगला प्रश्न है, तालीकोटा का युद्ध कब हुआ? राइट आंसर है 1565। लास्ट प्रश्न है इसका, कौन से सूफी संत गरीब नवाज के नाम से प्रसिद्ध है? उत्तर है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। तो ये तो सारे के सारे विकल्प चयन वाले थे, जो बहुविकल्पीय प्रकार के प्रश्न हैं। अगले जो प्रश्न आए हैं ये भी 1 नंबर के हैं और ये रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए आए हैं। रिक्त स्थान का जो प्रश्न है वो कुछ इस प्रकार का था। प्रश्न नंबर 1, सितंबर 1939 में विश्व युद्ध प्रारंभ हो गया, तो ये दूसरा विश्व युद्ध था। दूसरा प्रश्न है, दूसरा सम्मेलन 1931 में लंदन में आयोजित किया गया, तो ये गोलमेज सम्मेलन से जो 3 हुए थे। अगला प्रश्न है, प्लासी के युद्ध में की पराजय हुई, यानी किसकी पराजय हुई? तो पराजय हुई नवाब
सिराजुद्दौला की। अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय जनगणना का पहला प्रयास में किया गया था, यानी 1872 में किया गया था। अगला प्रश्न है, 1861 में गृह युद्ध प्रारंभ हो गया, यानी कि कहाँ हुआ था, तो आप कहोगे अमेरिका में। इन्होंने लिखा अमेरिका में, बिल्कुल सही है। अगला है, 1857 में ब्रिटेन में खालिस्तान आपूर्ति संघ की स्थापना हुई, तो कपास आपूर्ति संघ की स्थापना हुई थी। ये रिक्त स्थानों की पूर्ति वाले प्रश्न पूरे हो जाते हैं। फिर इसका जो तीसरा भाग है वो आया था, एक शब्द में अथवा एक पंक्ति में उत्तर देना। इसका पहला प्रश्न था, महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ किया था? उत्तर है सन 1942 में। दूसरा प्रश्न था, महात्मा गांधी ने अपने सत्याग्रह के लिए नमक को मुद्दा क्यों बनाया? इन्होंने उत्तर लिखा है, क्योंकि उन दिनों नमक उत्पादन पर सरकार का एकाधिकार था तथा यहां भारतीयों को सुलभ ग्रामोद्योग से वंचित करता था। बहुत ही सटीक लिखा है। फिर आप देख रहे हैं अगला प्रश्न, गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण क्यों करवाया गया? इसका नाम लिखा है, गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण राजा जॉर्ज पंचम तथा उनकी रानी मैरी के स्वागत के लिए बनवाया गया था। बिल्कुल सटीक आंसर दिया है। अगला प्रश्न नंबर 4, अवध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कब किया गया? इन्होंने लिखा सन 1856 में। अगला प्रश्न है, अंडाल कौन थी? इन्होंने बिल्कुल सटीक लिखा है, अंडाल एक अलवार यानी कि भगवान विष्णु को मानने वाले अलवार स्त्री भक्त थी। फिर इन्होंने कुछ लिखा है जो साफ दिख नहीं रहा है, मैं अपनी भक्ति भावना व्यक्त की है। इन्होंने इन्हीं के माध्यम से अपनी क्या की है, भक्ति भावना व्यक्त की है। अगला प्रश्न है, अकबर ने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह की कुल कितनी बार यात्रा की थी? तो राइट आंसर है 14 बार। बिल्कुल सटीक लिखा है। अगला प्रश्न है, इब्न बतूता ने किस शहर को भारत का सबसे बड़ा शहर बताया? तो सबसे बड़ा शहर जो है वो दिल्ली को बताया था। बिल्कुल राइट लिखा इन्होंने। अगला प्रश्न है, शाहजहां के सबसे बड़े पुत्र का क्या नाम था? इन्होंने लिखा दारा शिकोह। बिल्कुल सही लिखा है। अगला है, मनुस्मृति का संकलन कब किया गया? मनुस्मृति का संकलन लगभग 2री शताब्दी ईसा पूर्व से 2री शताब्दी ईस्वी के बीच किया गया। बिल्कुल सटीक आंसर दिया है। 10वां प्रश्न है, मनुस्मृति में पैतृक संपत्ति के बंटवारे के संबंध में स्त्रियों के लिए क्या प्रावधान किया गया था? इन्होंने बिल्कुल सटीक आंसर दिया। देखिए, मनुस्मृति के अनुसार स्त्रियां पैतृक संपत्ति में अपने हिस्से का दावा नहीं कर सकती थी। अगला है, बहिर्विवाह पद्धति से आप क्या समझते हैं? इन्होंने लिखा, गोत्र से बाहर विवाह करने को बहिर्विवाह पद्धति कहते हैं। बिल्कुल सटीक आंसर दिया आप देख रहे हैं। और इसी ढंग से आप लिखोगे, इसी तरीके से लिखोगे तो प्यारे विद्यार्थियों 12वीं के अंदर आपको भी 100 में से 100 अंक प्राप्त हो सकते हैं। आप भी मेरिट में आ सकते हैं, आप भी अच्छे अंक हासिल कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, जॉन मार्शल ने सिंधु घाटी में एक नवीन सभ्यता की खोज की घोषणा कब की थी? राइट आंसर है 1924 में की थी। ये खंड अ कंप्लीट हो जाता है। खंड ब है जो 2 नंबर के प्रश्न है। इसमें पहला प्रश्न था, यानी कि चौथा प्रश्न है अब, अंग्रेज़ों द्वारा भारत के सार्वजनिक भवनों में नवशास्त्रीय शैली का प्रयोग क्यों किया गया? तो नवशास्त्रीय शैली के बारे में लिखा हुआ है, अंग्रेज़ों द्वारा भारत में सार्वजनिक भवनों में नवशास्त्रीय शैली का प्रयोग इसलिए किया गया था क्योंकि यह शैली प्राचीन रोम की भवन निर्माण शैली से निकली थी। इसके अलावा अंग्रेज़ों को लगता था कि यूरोपीय ढंग की दिखने वाली इमारतें उनकी श्रेष्ठता, अधिकार व सत्ता की प्रतीक होगी, इसलिए उन्होंने क्या किया है, नवशास्त्रीय शैली का प्रयोग किया है। अगला 5वां प्रश्न, 1857 के विद्रोह में विद्रोहियों द्वारा हिंदू मुस्लिम एकता के लिए क्या क्या कदम उठाए गए? किन्हीं 2 का उल्लेख कीजिए। इन्होंने पहला लिया है, 1857 के विद्रोह में विद्रोहियों द्वारा जारी घोषणाओं में जातीय व धर्म के भेद की अवहेलना किए बिना सभी वर्गों का आह्वान किया गया, किसी प्रकार का भेदभाव ना करके एकता के साथ में इन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ विद्रोह की घोषणा की थी। दूसरा बिंदु इन्होंने लिया है,
1857 के विद्रोह को एक ऐसे विद्रोह के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा था जिसमें हिंदू व मुसलमानों का नफ़ा नुकसान बराबर था, यानी किसी प्रकार से सांप्रदायिकता की जो भावना है इसको नज़रअंदाज करके आपस में भ्रातृत्व की भावना के साथ में इन लोगों ने एक दूसरे का साथ दिया था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, जो पूछा गया था 1857 के विद्रोह के समय भारतीय सैनिकों में असंतोष के क्या कारण थे, किन्हीं दो का उल्लेख कीजिए। इन्होंने फिर लिखा है, बिंदु 1 लिया है, 2 का मतलब इन्होंने केवल 2 ही लिखा, यानी सटीक आंसर दिया है। पहला लिखा है इन्होंने, सैनिकों को एनफील्ड राइफलें चलाने हेतु दी गई जिनकी कारतूसों की चिकनाई के बारे में कहा गया कि इसमें गाय व सूअर की चर्बी मिलाई गई थी। एक तो ये था। दूसरा बिंदु था, अंग्रेज अफसर सैनिकों की भावनाओं की जरा भी दर्द नहीं करते थे। थोड़ा सा इसमें लिखने में मिस्टेक है, गाली गलौज शारीरिक हिंसा सामान्य बात है, यानी इनकी चिंता नहीं करते थे और हमेशा इनको गाली गलौज करने का काम करते थे। इसलिए जो भारतीय सैनिक थे वो अंग्रेज अफसरों से काफ़ी नाराज थे। अगला बिंदु है, प्रश्न जो है वो है 7वां, रैयतवाड़ी व्यवस्था इस्तेमारी बंदोबस्त से किस प्रकार भिन्न थी। तो देखिए इन्होंने लिखा है 1820 में बम्बई दक्कन में एक नई राजस्व प्रणाली लागू की गई जिसे रैयतवाड़ी बंदोबस्त व्यवस्था कहा गया। इसमें राजस्व की राशि सीधे रैयत यानी किसान के साथ तय की गई, जबकि इस्तेमारी बंदोबस्त व्यवस्था में राजस्व की राशि जमींदारों के साथ तय की जाती थी। इस्तेमारी बंदोबस्त व्यवस्था बंगाल में लागू की गई। तो इस प्रकार से इन्होंने सटीक आंसर दे दिया है। अगला है प्रश्न 8, संथाल विद्रोह के क्या कारण थे। तो इन्होंने कारण भी लिखे हैं। संथालों ने यह देख लिया कि उन्होंने जिस भूमि पर खेती करना शुरू किया वह उनके हाथों से निकलती जा रही थी। एक तो ये कारण था। दूसरा है, संथालों की भूमि पर सरकार ने भारी कर लगा दिया था। तीसरा है, जमींदार दामीन क्षेत्र पर, जो दामीन इको था, दामीन क्षेत्र पर अपने नियंत्रण का दावा कर रहे थे। बिल्कुल सही लिखा है इन्होंने। 9वां प्रश्न था, आप कैसे कह सकते हैं कि विजयनगर के प्रधानमंत्री राम राय द्वारा सुल्तानों के प्रति अपनाई गई नीति जोखिमपूर्ण थी। इन्होंने सटीक आंसर दिया है। बिल्कुल देखिए, इनके लिए 50 शब्दों में उत्तर देना होता है, लगभग आप गिन सकते हैं, लगभग 50 में ही है। विजयनगर साम्राज्य के प्रधानमंत्री राम राय ने बीजापुर के एक सुल्तान को दूसरे सुल्तान के विरुद्ध युद्ध के लिए भड़काने का प्रयास किया, किंतु यह सुल्तान एक हो गए और सन 1565 में विजयनगर को तालीकोटा के युद्ध में अहमदनगर, गोलकुंडा तथा बीजापुर के संयुक्त सेनाओं से करारी हार का सामना करना पड़ा। इस प्रकार यह नीति जोखिम भरी थी। बिल्कुल सटीक और सिंपल भाषा में लिखा है। अगला है 10वां प्रश्न, विजयनगर शासकों की स्थापत्य कला के कौन कौन से तत्व तुर्क सुल्तानों द्वारा प्रवर्तित स्थापत्य से प्रभावित थे। इनके लिए इन्होंने लिखा है, विजयनगर साम्राज्य में दुर्ग में प्रवेश हेतु किलेबंद प्रवेश द्वार बने हुए थे। इन किलेबंद प्रवेश द्वार पर बनी मेहराब तथा गुम्बद तुर्कों द्वारा प्रवर्तित स्थापत्य कला के तत्व माने जाते हैं। कला इतिहासकारों ने इसे इंडो इस्लामिक या इंडो सार्वसैनिक स्थापत्य कला का नाम दिया। ये तुर्की सुल्तानों द्वारा प्रवर्तित स्थापत्य से प्रभावित थे। बहुत ही अच्छा लिखा है, बिल्कुल सटीक लिखा है। 11वां प्रश्न है, सूफी संतों की लोकप्रियता के क्या कारण थे। इन्होंने कारण नंबर 1 लिखा है, सूफी संत संयम और सादगी का जीवन व्यतीत करते थे तथा सत्ता से दूर रहने का प्रयास करते थे, किंतु यदि शासक बिना दान या भेद देता तो सूफी उसे स्वीकार कर लेते। उनका संग्रह न करके उन्हें भोजन, कपड़े, आवास, अनुष्ठानों पर पूरे खर्च कर देते। दूसरा है, सूफी संत अपनी धर्मनिष्ठा, शांति प्रियता तथा चमत्कारी शक्तियों के कारण बड़े लोकप्रिय थे। 12वां प्रश्न है, इब्न बतूता भारतीय डाक प्रणाली को देखकर चकित क्यों रह गया। उत्तर है, इब्न बतूता भारतीय डाक प्रणाली को देखकर चकित हो गया क्योंकि डाक प्रणाली की कार्यकुशलता से
व्यापारियों के लिए केवल उधार भेजना या सूचना भेजना ही संभव नहीं हुआ, अपितु अल्प सूचना पर माल भेजना भी संभव हो गया। उसने दो प्रकार की डाक प्रणाली का वर्णन किया है। एक था ऑफशोर डाक व्यवस्था, जिसको उलुक के नाम से भी जानते हैं। दूसरा था पैदल डाक व्यवस्था, जिसको दावा के नाम से भी जानते हैं। बिल्कुल बहुत ही शानदार लिखा है। आप इस प्रकार से ऐसे उत्तर को देखकर आप भी 2024 में जो बोर्ड का एग्ज़ाम होने वाला है उसमें अच्छे अंक हासिल कर सकते हैं। 13वां प्रश्न है, इब्न बतूता सिंध कब पहुंचा? उस समय दिल्ली का सुल्तान कौन था? तो इब्न बतूता मध्य एशिया के रास्ते 1333 में स्थल मार्ग से सिंध पहुंचा। उस समय दिल्ली का सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक था। सुल्तान उनकी विद्वता से बड़ा प्रभावित हुआ तथा उसे दिल्ली का काजी या न्यायाधीश नियुक्त कर दिया। वह इस पद पर कई वर्षों तक रहा और 1342 में उसे सुल्तान के दूत के रूप में चीन जाने का आदेश दिया गया। क्या कैसे खूब लिखा है, आप इसको देखकर आराम से सीख सकते हैं। 14वां प्रश्न है, गोत्र व्यवस्था के दो नियम लिखिए। विवाह के बाद स्त्रियों को पिता के स्थान पर पति के गोत्र का माना जाएगा, पहला नियम ये था। दूसरा, एक ही गोत्र के सदस्य आपस में विवाह संबंध नहीं रख सकते थे, ये दूसरा नियम था। अगला प्रश्न है 15वां, 6ठी शताब्दी ईस्वी से सोने के सिक्के मिलने कम क्यों हो गए? इसका इन्होंने आंसर दिया है, इस काल में कुछ आर्थिक संकट उत्पन्न हो गया होगा, पहला है। दूसरा इन्होंने कारण दिया है, रोमन साम्राज्य के पतन के पश्चात दूरवर्ती व्यापार में कमी आई। इससे उन राज्यों, संप्रदायों व क्षेत्रों की संपन्नता पर प्रभाव पड़ा जिन्हें दूरवर्ती व्यापार से लाभ होता था। तीसरा इन्होंने लिखा है, इस काल में नए नगरों व व्यापार के नए क्षेत्रों का उदय हुआ। सिक्के प्रचलन में थे तथा किसी ने उनका संग्रह नहीं किया। इस प्रकार से इन्होंने 3 बिंदु लिखे हैं, बहुत ही सही लिखे हैं। 16वां प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता में प्रचलित बाटों की कोई 2 विशेषताएं बताइए। इन्होंने एक लिखा है कि बाट सामान्यतः चर्ट नामक पत्थर से बनाए जाते थे, बहुत ही खूब लिखा है। दूसरा लिखा है, बाटों के निचले मापदंड द्विआधारी 1, 2, 4, 8, 12, 800 तक, फिर इन्होंने क्वेश्चन के आगे लिखा है, होते थे, जबकि ऊपरी मापदंड दशमलव प्रणाली का अनुसरण करते थे। इस प्रकार से आपका ये खंड ब भी कंप्लीट हो जाता है। खंड जो स है ये 100 शब्दों के लिए है, इसलिए प्यारे विद्यार्थियों मैं इनके उत्तर को पढ़ नहीं पाऊंगा, धीरे धीरे चला रहा हूं, आप इसको आराम से पढ़ सकते हैं। मैं आपको इसका प्रश्न बता देता हूं। 17वां प्रश्न जो है ये प्रश्न इस प्रकार से था कि अभिलेखों से जानकारियां प्राप्त करने में किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है, किन्हीं 3 का उल्लेख कीजिए। तो इन्होंने ये लिखा है, अभिलेखों से जानकारियां प्राप्त करने की कठिनाइयां। बिंदु लिखा है कि कभी कभी अक्षरों को हल्के ढंग से लिखा जाता है, जो हो सकता है कि आगे लंबे समय तक दिखता नहीं है। ये इन्होंने देख रहे हैं आप 4 बिंदु डाले हैं, आप इसको आराम से पढ़ सकते हैं। फिर 18वां जो प्रश्न है वह प्रश्न इस प्रकार से था कि सिंधु सभ्यता के गृह स्थापत्य की कौन कौन सी विशेषताएं आज भी प्रासंगिक हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये कई बार पूछा हुआ बोर्ड के अंदर है। इन्होंने बिल्कुल सटीक आंसर दिया है। देखिए इनकी विशेषताओं में इन्होंने पहली विशेषता दी है यहाँ का स्नानागार, आप आराम से इसको पढ़ सकते हैं। दूसरी विशेषता दी है सीढ़ियाँ। तीसरी विशेषता इन्होंने दी है यहाँ के कुओं के बारे में। ये इन्होंने 3-4 विशेषताएं दी है, आप इसको और भी अच्छी तरह से कर सकते हैं। 19वां प्रश्न जो है वो कुछ इस प्रकार से था, विजयनगर साम्राज्य में कृषि क्षेत्रों को किलेबंद भूभाग में क्यों सम्मिलित किया जाता था। इसका भी आंसर देखिए, इन्होंने बहुत ही सटीक तरीके से लिखा है। ये इन्होंने पहला बिंदु डाला है, ये दूसरा बिंदु है, ये तीसरा बिंदु है और ये चौथा बिंदु है। आप आराम से इसको पढ़ सकते हैं। 20वां प्रश्न था, आप कैसे कह सकते हैं कि औपनिवेशिक सरकार के लिए शहरों के मानचित्र तैयार करवाना उपयोगी था। इसके लिए इन्होंने यहाँ उत्तर दिया है, ये आप देख रहे हैं, ये पहला बिंदु है, ये इसका दूसरा बिंदु है, ये इसका तीसरा बिंदु है, ये इसका चौथा बिंदु है। अब खंड शुरू होता है द।
जो निबंधात्मक प्रश्न है, इसमें जो पहला प्रश्न पूछा गया था वो पूछा गया था कर्नाटक की वीरशैव परंपरा का वर्णन कीजिए। तो उन्होंने वीरशैव परंपरा के बारे में लिखा है, ये आप देख सकते हैं। आराम से आप इसको रोक कर पढ़ भी सकते हैं। इनके ये सिद्धांत की बात की है, इनके साथ साथ सिद्धांत भी इन्होंने 4 सिद्धांत दिए हैं, 4 सिद्धांत लिखे हैं। ये 5वां, ये 6ठा, ये 7वां और ये 8वां, 8 सिद्धांतों के बारे में भी लिखा और पूरी डिटेल लिखी है। इसमें भी इनको पूरे में से पूरे अंक आए हैं। 22वां जो प्रश्न था वो था राष्ट्रीय आंदोलन में नमक सत्याग्रह के योगदान का मूल्यांकन कीजिए। तो इन्होंने नमक सत्याग्रह के बारे में लिखा है, जो महात्मा गांधी का बहुचर्चित आंदोलन था। ये आप देख रहे हैं इनके बिंदुओं के बारे में। ये दूसरा बिंदु है, ये तीसरा बिंदु है। इन्होंने दांडी यात्रा का भी वर्णन किया है, ये आप देख रहे हैं। और फिर नमक सत्याग्रह का क्या महत्व था, इनके महत्व पर भी प्रकाश डाला है। महत्व के लिए भी इन्होंने कुछ बिंदु डाले हैं, जैसे आप देख रहे हैं ये कुल 6 बिंदु डाले हैं। इस प्रकार से इन्होंने इनके सारे प्रश्नों को हल किया है और बहुत ही अच्छी तरह से किया है। लास्ट जो प्रश्न है वो भारतीय मानचित्र से संबंधित है। मानचित्र में इन्होंने जो प्रश्न हल किया है वो किया है भारत के रेखा मानचित्र में निम्नलिखित ऐतिहासिक स्थलों को अंकित कीजिए। इसमें एक था सूरत, ये आप देख रहे हैं बोर्ड के अंदर। मानचित्र इस प्रकार से आता है, जो कि एक प्रकार से भौगोलिक मानचित्र है, ये आउटलाइन मैप है, राज्यों को इसमें दर्शाया हुआ नहीं है। तो इसमें एक सूरत था, एक अजमेर है, एक मेरठ है और एक कटक है। ये चारों इन्होंने सही लिखे हैं लगभग, इसलिए इन चारों के 4 नंबर इनको मिले हैं। इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों, इनको 100 में से 100 अंक प्राप्त होते हैं। आप भी कुछ इसी प्रकार से अगर लिखते हैं तो आपको भी अच्छे अंक हासिल हो सकते हैं। मैं आप सभी को 2024 में होने वाले जो एग्ज़ाम है उसमें इतिहास विषय में अच्छे अंक प्राप्त करने की सभी को अग्रिम बधाई देता हूं। अच्छी तरह से तैयारी कीजिए और इसी प्रकार से लिखने का तरीका सीखिए ताकि आपको भी अच्छे अंक हासिल हो सके। इसी के साथ में आज के सेशन को यहीं एंड करते हैं। जय हिंद।